रेट में हम जितनी देर तक 500 रुपये का कोर्ट फीस नहीं पे करते, उतनी देर तक हमारी रेट इंटरटेन नहीं होती। हाई कोर्ट में हम जाके रेट दायर करते हैं, ठीक है, तो पिटिशनर जो है वो 500 रुपये का कोर्ट फीस लगाता है। जितनी देर तक वो कोर्ट फीस नहीं लगाते, वो फाइल ही नहीं होती, इंटरटेन नहीं करते। एक पिटिशनर के लिए 500 है, 2 हूँ तो फिर डबल हो जाता है, और 5 हूँ तो 500 के हिसाब से हर एक पे करेगा। यही आपका सेक्शन 4 कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट में उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जितनी देर तक उस पे जो कोर्ट फीस है वो पे नहीं करते। कहता है नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड स्पेसिफाइड इन फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, ठीक हो गया, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल टू दिस एक्ट नेक्स्ट एज चार्जेबल विद फीस, एज चार्जेबल विद फीस, किसी पे कोर्ट फीस लगनी है, ठीक है। जैसे कि आपका वकालानामा है, हाई कोर्ट में वकालानामा देते हो तो 5 रुपए का कोर्ट फीस है। अब 5 रुपए का कोर्ट फीस नहीं पे करते तो फिर क्या कहता है, शेल बी फाइल्ड, मतलब ये देखें, ये उसको आप ऐसे पढ़ें, नो डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड एग्जिबिट आर रिकॉर्डेड, ना ही फाइल किया जाएगा, ना ही उसको एविडेंस में एग्जिबिट किया जाएगा, ना ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। आर शैल बी रिसीव्ड आर फर्निश्ड बाय एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स इन एनी केस, किसी भी केस में, कमिंग बिफोर सच कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन क्या है, कि जो रेट के मामलात हैं, ठीक है, रेट में वो रेट भी है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिसडिक्शन है। या वो कहता है आर एन एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में, और इन देयर एप्लेट जुरिसडिक्शन, एप्लेट जुरिसडिक्शन में, मतलब सिंपली वो कह रहा है कि उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिसडिक्शन है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन है, एप्लेट जुरिसडिक्शन है, रिविजनल जुरिसडिक्शन है, ठीक है, रेफरेंस को हाई कोर्ट को भेजा गया है, तो उस पे कोई डॉक्यूमेंट की अगर कोर्ट फीस लगती है तो उतनी देर तक उसको ना ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना ही फाइल किया जाएगा, ना ही उसको एग्जिबिट किया जाएगा, जब तक उस पर आप कोर्ट फीस नहीं करते, ठीक हो गया। और इन एप्लेट जुरिसडिक्शन आर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन एज रिगार्ड टू फ्रॉम द जजमेंट अदर देन द जजमेंट पास्ड इन exercise of original jurisdiction of court of two or more judges of said court, मतलब अपनी कोई अपील नहीं होगी, आर डिवीजन आर ऑफ डिवीजन, ठीक है, अपीलेट कोर्ट्स की नीचे से आ जाती है, या फिर वो उसकी अपनी जुरिसडिक्शन नहीं होगी, या फिर किसी और 2 जजेस की। सिंपली वो कह रहा है कि द जजमेंट अदर देन द जजमेंट एक्सरसाइज इन ordinary civil jurisdiction of the court of two or more judges of said court or of divisional court, मतलब वो एप्लेट जुरिसडिक्शन में हो सकती है, लेकिन अपनी अपील की अपील पे वो, मतलब उसके जो हाई कोर्ट है अपने ही कोई किसी केस की वो दोबारा अपील उधर चली जाए तो वो उस पे वो कोर्ट फीस नहीं लगेगी। हाँ, नीचे से को आ जाती है तो उस पे आप वो कोर्ट फीस लगेगी। ट्रायल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से की फैसले पे के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट आ जाते हैं तो उस पर भी कोर्ट फीस लगेगी। कहता है आर एज द केस ऑफ रेफरेंस आर अवियन इन केस एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन एज रिगार्ड टू अपील फ्रॉम द कोर्ट सब्जेक्ट टू इट्स सुपरिटेंडेंस, रवियन आ जाता है या रेफरेंस आ जाता है। आर इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन एज केस ऑफ रवियन अनलेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट बी पेड, जब तक उस पे पेड नहीं की जाती है, एन अमाउंट नॉट लेस देन दैट इंडिकेटेड बाय आइदर दी सेड शेड्यूल, मतलब आइदर सेड शेड्यूल से बाद फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल, एज प्रॉपर फी फॉर सच डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कहता है नो डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड एग्जिबिटेड और रिकॉर्डेड shall be received in any civil, criminal, appellate or revisional forum, ठीक है, unless such document there be paid a court fees not less than the indicated in first or second schedule। सेक्शन 4 क्या कहता है, वो यही कहता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिस पे कोर्ट फीस लगनी है वो आप सिविल, क्रिमिनल, एप्लेट या रिविजनल फोरम पे अगर जाके देते हैं तो उतनी देर तक नहीं लिया जाएगा जितनी देर तक उस डॉक्यूमेंट पे जो शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में बताया गया कोर्ट फीस बनती है वो पे नहीं करते, ठीक है।
ये है आपका सेक्शन 4। जी मैडम सबा साहबा, क्या समझ आई आपको? सर सबा इसमें साहबा, ये, जी ऊंचा जी, बोले, आवाज इस, कम आ रही है आपकी। इसमें यह है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन बनती है, लाइक फॉर एग्जांपल रेट्स हैं हाई हम्म, कोर्ट में, तो जब तक आप कोर्ट फीस नहीं लगाते हो एज पर इन स्केड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपकी जो केस है उसको जब तक आप कोर्ट फीस नहीं लगाते हो तो ना उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, हाँ जी ना उसको बिल्कुल, एंटरटेन किया जाएगा, ना वो फाइल होगा, ना उसको एग्जिबिट या रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, ये तो था हाई कोर्ट तक। आ गया जी सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फीस। अब फर्क आ जाता है, ठीक है। अब साहिल कहता है कि फीस मेरी बनती है, कोर्ट फीस बनती है 1 लाख, मतलब 2,000। और जो मतलब हुकूमत कहती है, स्टेट कहती है, उसका जो टैक्स ऑफिसर कहता है, वो कहता है नहीं आपकी बनती है 15,000। यहाँ पे फर्क आ जाता है, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये सेक्शन 5 में बताया गया है। कहता है व्हेन एनी डिफरेंस अराइज बिटवीन द ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज टू सी एंड एनी फी इज पेड अंडर दिस चैप्टर। एक तो वही जो टैक्स ऑफिसर है जो कि इस फीस के मामला दे रहा है, और एनी सूटर, सूटर कौन होता है, जो प्लेंटिव जो सूट फाइल करता है, ठीक है, और अटॉर्नी मतलब जो साथ वाला होता है, एज टू नेसेसिटी ऑफ पेइंग अ फी और अमाउंट देयर ऑफ द क्वेश्चन शेल व्हेन डिफरेंस अराइज इन High Court be referred to taxing officer whose decision there shall be final. There shall be final. अब यहाँ तक देखें, यहाँ तक जो है वो ये कह रहा है कि आपका कोर्ट फीस का डिफरेंस आ गया। कोर्ट फीस का डिफरेंस, एक ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है कि जिसका काम है वो टैक्स देखना है, फीस देखनी है, फीस लेनी है। दूसरा वो एक आपका साइल है, वो फाइल करने में। इन दोनों के दरमियान अगर कोई डिफरेंस आ जाता है तो वो उसका डिफरेंस को तरीकाकार क्या है, उसके डिफरेंस को किधर रेफर किया जाएगा, वो किया जाएगा टैक्सिंग ऑफिसर को, ठीक है, टैक्सिंग ऑफिसर को, और उसका फैसला फाइनल होगा। एक बात। दूसरी बात उसमें कहा गया कि अगर जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर आ जाता है, एक्सेप्ट व्हेन द क्वेश्चन इन द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, अगर वही मामला जनरल इंपॉर्टेंस का आ जाता है, तो इन केस ही शैल रेफर इट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और of judge of high court as chief justice shall appoint either generally or specifically in this behalf। ठीक हो गया। सिंपली अगर आपका डिफरेंस आ जाता है, आपका कोर्ट फीस में डिफरेंस आ जाता है प्लेंटिव के दरमियान और जो ऑफिसर है जो उसको कोर्ट फीस पे की जा रही है, कि ये कोई फीस का डिफरेंस आ जाता है, तो वो मैटर भेजा जाता है टैक्स ऑफिसर को। किसको? टैक्स ऑफिसर को भेजा जाता है। हाँ, अगर उस पे जनरल इंपॉर्टेंस मतलब मफाद आमा, जिस पे आपकी जनरल पब्लिक जिससे सफ़र करेगी, ऐसा कोई मामला है जिससे जनरल पब्लिक सफ़र करेगी, तो वो ऐसा मामला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपने व्याप पे जिसको अपॉइंट करेगा वो डिसाइड करेगा। ठीक हो गया। आगे कहता है चीफ जस्टिस शैल डिक्लेयर हु शैल बी टैक्सिंग ऑफिसर विद द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। अब ये जो टैक्स ऑफिसर है वो भी आपका चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करता है। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो किसी का फर्स्ट से लेकर 5 तक, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका 17 है। 17 है या आपके जो 13, 14, 15, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। 5 तक किसी का क्वेश्चन हो तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। सर ये सेक्शन नंबर 3 तो जरा रिवाइज कर दें सर। सेक्शन नंबर 3 यही कहता है कि आपका अगर
मतलब कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे कोर्ट फीस लगनी है, तो वो आप ऐसे पे करेंगे, ऐसे लेंगे, शैल बी कलेक्टेड इन मैनर हेयर एंड आफ्टर अपेयरिंग। कहता है हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट पे कोर्ट फीस लगती है तो वो हम कैसे लेंगे, उसका तरीका आगे बताया गया है। आगे कहाँ पे बताया गया, वो 4 में बताया गया। 4 में यही बताया गया कि जब तक उस पे कोर्ट फीस नहीं लगेगी उतनी देर तक आप वो डॉक्यूमेंट ना ही आप उसको फाइल करेंगे, ना ही उसको एग्जिबिट करेंगे, ना ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। आगे है जी आपका सेक्शन 6। यही जो सेक्शन 4 हम हाई कोर्ट के लिए पढ़ा है, वही सेक्शन 4 अब हाई कोर्ट की तो मतलब वास्ट पावर्स हैं, मतलब बड़ा बड़ा उसका स्कोप है हाई कोर्ट का, कि वो रिविजन्स भी सुनती है, अपील भी सुनती है, उसके अलावा आपकी रेट्स भी सुनती है। ठीक है, उसके अलावा जो ये है, ये तो यहाँ पे सिर्फ मतलब ट्रायल कोर्ट है, तो यहाँ पे ट्रायल ही होगा, सूट्स वगैरह होंगे। एनी सेक्शन 4 एंड 6 में कोई भी फर्क नहीं है, बस कोड का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। कहता है एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन ऑफ बिफोर मेंशन, मतलब देखें जो पीछे बताया गया है हेयर इन बिफोर, ये बेरा पढ़ने का यही आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है। कहता है एक्सेप्ट द कोर्स हेयर इन बिफोर मेंशन, इससे पहले जो मेंशन कर चुके हैं, कौन सी, हाई कोर्ट्स। कहता है हाई कोर्ट्स में जो कुछ बताया गया उसके अलावा नो डॉक्यूमेंट in any of the kind specified as chargeable in the first second schedule of this act annexed in this act annexed shall be exhibited filed exhibited and recorded, filed exhibited recorded in any court of justice, or shall be received or furnished by any public officer unless in respect of such document there be paid a court fee, paid a fee of amount not less than that indicated in either by said schedules as proper fee for the document। सिंपली वही बात की गई है कि किसी डॉक्यूमेंट पे अगर कोर्ट फीस बनती है तो उतनी देर तक उसको फाइल एग्जिबिट या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक उस पे को जितनी कोर्ट फीस जो कि फर्स्ट सेकंड शेड्यूल में बताई गई है नहीं लगती उतनी देर तक नहीं लिया जाएगा। ये बताया गया आपका सेक्स में। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो अब स्टार्ट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपने आज अच्छी तरह कर लेना है। यही कर लिया तो आपका समझ लें कि आपका पेपर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे कोर्ट फीस एक्ट में से, एक तो सेक्शन 7 से पक्का आता है, एक किसी और से आ जाता है। तो ये आपको सेक्शन 7 समझ आ जाती है तो आप आज के लेक्चर का जो है ना वो पर्पज पूरा हो जाएगा, आज के लेक्चर का पर्पज पूरा हो जाएगा। ये अब हम कंप्यूट करेंगे कि किस मुख्तलिफ दावों पे हम कितनी कोर्ट फीस देंगे, वो हम यहाँ से समझेंगे सेक्शन 7 से। वो क्या कहता है, कहता है द अमाउंट फी पेबल अंडर दिस एक्ट इन सूट्स नेक्स्ट हेयर इन आफ्टर मेंशन शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलो। देखें नेक्स्ट हेयर इन आफ्टर, ठीक है, ये वर्ड हर एक्ट में उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किया है, हेयर इन आफ्टर, हेयर इन बिफोर, हेयर इन आफ्टर और हेयर इन बिफोर। ये हेयर इन बिफोर इससे पहले, हेयर इन आफ्टर इसके बाद, जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्या है, ये कहता है इन मनी, इन फॉर मनी, कहता है मतलब मनी के सूट में दावा दिला पाने, दावा फॉर रिकवरी ऑफ मनी, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। सपोज के नासर साहब ने दावा करना है वकास साहब पे 5 लाख लेने का, कि मैंने इससे 5 लाख लेने हैं। इन सूट्स फॉर मनी इंक्लूडिंग सूट्स फॉर डैमेजेस, 5 लाख के डैमेजेस क्लेम करते हैं या 5 लाख की कंपनसेशन क्लेम करते हैं, या आपके एरियाज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन्युटीज। एन्युटीज यहाँ पे कोई आपका कॉमर्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का कोई स्टूडेंट, बी कॉम एम कॉम,
तो ये सालाना वो है ना मेंटेनेंस। हाँ जी, हाँ जी, देखें तो मैं कि आपके फाइनेंस में हूँ। हाँ जी, ये इसको हमने जो है ना एमकॉम में एक बुक थी कॉर्पोरेट वो कॉर्पोरेट फिनांस, ठीक है, कॉर्पोरेट फिनांस थी और फिनेंशियल फिनांस की भी एक बुक थी, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें बताते थे जी कि अगर सपोज के ये एन्युटीज क्या होती है, आप एक फिक्स्ड सम सपोज के 50 लाख आप बैंक में जमा करवा देते हैं, तो बैंक आपको एन्युटीज एनुअली आपको एक सम पे करती रहती है। वो 60 लाख आपका पड़ा रहता है, लेकिन वो इसके एक सम कैलकुलेट करके वो आपको बता देती है कि इतनी सम आपको पे करती रहती है। ये ऐसा होता है कि जब आप किसी स्टूडेंट के लिए वजीफा लगा देते हैं, किसी स्टूडेंट्स के लिए वजीफा लगा देते हैं या किसी की इमदाद करनी हो, तो आप सम एक बैंक में रखवा देते हैं, बैंक से वो सालाना या वही उसी सालाना जो सम होता है उसको मंथली भी रिसीव करता है, मंथली वो रिसीव करते रहते हैं। ये उसमें होता है कि आप सम एक कोड में जमा करवा देते हैं, तो वो आपको बाद में एनुटीज के तौर पर एनुअली वो मिलती रहती है। और सम पेबल periodically, periodically के मतलब जैसे पीरियड है मंथली, ठीक है, या सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम, अकॉर्डिंग टू अमाउंट क्लेम। अब नासिर साहब ने दावा किया है 5 लाख का, तो 5 लाख पे कोर्ट फीस लगेगी, 5 लाख पे। जी अदील अहमद, 5 लाख पे कितनी कोर्ट फीस बनती है? तो अपना वही 15,000 रुपये बनेगा सर। अच्छा, वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड, ऐसे ही है, 5 लाख पे 15,000 बनेगी। आगे आ जी नेक्स्ट, मेन सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज, सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज, ठीक है। जी कमर साहबा, ये मेंटेनेंस पे हम कितनी कोर्ट फीस लगाते हैं कमर सर साहबा? 15 रुपए, 15 हैं? रुपए। अच्छा, ये इधर एन्युटीज की बात हो रही है। नहीं नहीं, मुझे लगा वो मेंटेनेंस की भी बात हो रही है, फैमिली कोर्ट वाली की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस की बात हो रही है। फैमिली कोर्ट ले लें या आप सिविल कोर्ट से ले लें, सिविल कोर्ट से भी मेंटेनेंस ले सकते हैं आप। फैमिली कोर्ट में जो है वो 15 रुपीज जो है उनकी कोर्ट नहीं, फीस है, क्योंकि मेंटेनेंस स्टेच्यूट किया हुआ है। मेंटेनेंस आप सिविल कोर्ट से भी ले सकते हैं। सर वैसे ये टर्म जी नॉर्मली सर, ले फैमिली कोर्ट सकते से हैं होता है। जी सर। दावा दिलापा ने आप ले सकते हैं फैमिली कोर्ट से भी और सिविल तो कोर्ट वो से तो भी। रिकवरी होता है, मेंटेनेंस तो नहीं होता ना। सिविल कोर्ट से जज साहब कैसे लेते हैं हम सिविल कोर्ट से मेंटेनेंस? सर 37 का जो दावा हम दायर करते हैं। नहीं, वो मेंटेनेंस नहीं है, वो तो सर ये निगोशिएबल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है। कोई बाप अगर कोई अपने बेटे से मेंटेनेंस कोई ले तो वो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर कि वो तो फैमिली कोर्ट, सर वो नहीं तो नहीं फैमिली कोर्ट मैडम, की जुरिस्डिक्शन में आता है ना, सिविल कोर्ट की फैमिली को जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। नहीं नहीं, वो सही बात करें नासिर साहब, फैमिली कोर्ट जो है पेरेंट्स ना, अब पेरेंट्स बच्चे से लेना, वहाँ तो फैमिली बच्चे पेरेंट्स से लेते हैं। फैमिली कोर्ट में जो मेंटेनेंस का दावा किया गया ना, उस पे उन्होंने लिखा है कि जो वाइफ है, ठीक है, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, और जो बच्चे हैं वो भी अपने बाप से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ये बात की है फैमिली कोर्ट में, ठीक है। वहां पे ये नहीं कहा गया कि बाप जो है अपने बेटे से मेंटेनेंस मांग सकता है। बाप ने अगर सर इस बेटे पे से कोई जजमेंट है, हैं? इस पे कोई जजमेंट है कि जो अभी आप जो प्रपोजिशन बता रहे हैं। जजमेंट्स क्या मैडम, रिटर्न लॉज हैं, रिटर्न लॉज हैं। तो सर वालिद को भी सर लेने ही चाहिए, क्लेम हाँ, करने ले चाहिए। सकता है, ले सकता है, वालिद ले सकता है, अगर वालिद। सर माँ तो बाप ये बूढ़े हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं बच्चे से मेंटेनेंस सिविल कोर्ट। जी सर वो प्रोविजन बता सकते हैं किस प्रोविजन के अंडर ये प्रोवाइडेड है। मेंटेनेंस क्या मैडम, मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कि वो कंपेंसेशन जो है वो आप मेंटेनेंस जो है वो बाप भी अपने बेटे मतलब बेटे से ले सकता है। वो मैं आपको रिटर्न ला आपको ग्रुप में भेज दूंगा, जी ठीक। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस एंड एन्युटीज,
कहते हैं इन अ सूट फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज और अदर सम पेएबल periodically according to the value of subject matter of suit. According to subject matter of suit, and such value shall be deemed to be 10 times the amount claimed to be payable for 1 year. 10 times to be 10 times amount claim to be payable for 1 year. सपोज के एक बाप अपने बेटे पे मेंटेनेंस का सूट फाइल करता है और वो कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया पर मंथ पर ईयर 1 लाख रुपया पे करे मेंटेनेंस, बाप फाइल करता है, ठीक हो गया। तो उस 10 लाख का हमने 1 लाख का हमने 10 टाइम्स, कितनी 10 टाइम्स, 10 टाइम्स उसका क्या बनेगा 10 लाख। 10 लाख पे हम 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस लगाएंगे। 10 लाख पे हम 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस लगाएंगे, ठीक हो गया। तो 75,000 रुपये हैं 75,000 रुपये। हाँ जी, ये 10 लाख, अब इस पे नहीं सी लिखा जा रहा। 10 इसका आपने 10 टाइम्स लेना है। 1 लाख का 10 टाइम से 10 लाख ही बनता है। हाँ 10 लाख पे आपने 7.5% देना है। तो 75,000 बनता है। हैं 75,000 हैं 15,000 फीस 7,75,000 75,000 नहीं, आपने 15,000 देनी है कोर्ट फीस, ठीक है। आपने सर 15,000 जिसे 15,000 देने हैं ना। हाँ 15,000 कोर्ट फीस होगी, ठीक हो गया। ये आपका एन्युइटीज, या एन्युइटीज आपको सपोज के मंथली एनुअली आपको एन्युइटीज 1 लाख मिल रही है, ठीक है। तुम उसका भी आपने 10% ले लेना है। 10% पे आपने 7.5% इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। यानी सर 15,000 से सर ऊपर तो जाना नहीं। हाँ यानी फिर सर अगर किसी भी सूरत में आप 15,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। मैं तो सर फिर इन सेक्शंस का क्या मतलब है? मतलब हम तो 15,000 से किसी भी उसमें आगे नहीं जाते, तो फिर ये जो मतलब जिस तरह बता रहे हैं 75,000 तक है। आपके ना आप डेली लेट ऐड होते हैं, तो फिर आपको बाद में फिर समझाना पड़ता है। आप टाइम पे आया करें, 8:30 बजे आप क्लास में होना चाहिए आपको, ठीक है। जी सर, जी सर। ये हमने पहले पढ़ा है, ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। जी सर। वो कहता है कि ये जो आपका जो एडवलम है पहला है, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट सर। के जो पहला सीरियल नंबर है वो यही बताता है। ये देखें, वो कहता है 7.5% अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15,000। मैक्सिमम आपने बिल्कुल कितनी पे करनी है 15,000। 15,000। 15,000 से ज्यादा कोर्ट फीस नहीं है। पता है क्या ला जी सर। इंसाफ वो क्या कहता है, ला क्या कहता है, आपको इंसाफ फ्री मिलना चाहिए। इंसाफ आपको फ्री मिलना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये आपको इंसाफ फ्री देने को भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि एक इतनी ज्यादा खर्चे हैं कि वो हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अभी ये जज साहब हमें बता रहे थे कि पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में हर साल तकरीबन 17 अरब रुपए अदालत के लिए लगाया जाता है। इस तरह एक दावा तकरीबन लाखों पे, एक दावे पे तकरीबन लाखों खर्च होते हैं। 17 अरब रुपया अदालत कोर्ट्स में, मतलब पंजाब कोर्ट्स में खर्च किया जाता है, 17 अरब रुपया। तो वो देखें कि कितनी होता है। तो ये इसका मकसद क्या है कोर्ट फीस एक्ट का, कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए आपकी, मतलब उस पे, मतलब हुकूमत के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए। दूसरा ये है कि जो आप फाल्स एंड फ्रीवियस सूट्स करते हैं, ऐसे मतलब आए और कोई दावा दायर कर दिया, आए दावा दायर कर दिया, तो उन दावों को भी रोकने के लिए ये रोका गया है। A weapon of technicality to harass his opponent, ठीक है। ये आपका वो बताता है कि आप अपोनेंट को रोकने के लिए भी एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कोड फीस एक्ट का। सर वो जो अभी पढ़ा है ना फॉर मेंटेनेंस वाले में, उसमें 10 टाइम्स वाला मुझे वो टर्म समझ आया।
मैडम जो मेंटेनेंस है That will जी be जी देखें, मेंटेनेंस आप क्लेम करते हैं, ठीक है, बाप बेटे से क्लेम कर सकता है। बाप सपोज जी के क्लेम करता है 12,000 रुपये 1 महीने का, ठीक हो गया। जी ठीक है। अब 12,000 1 महीने का तो साल का कितनी बनेगा? सपोज के 10,000 1 महीने का, साल का 1,20,000 बनेगा, जी जी ठीक है। एक साल का जो साल साल का बनेगा 1,20,000। अब 1,20,000 को जो है ना आपने 10 पे मतलब 10 टाइम्स उसका निकालना है। कितनी? 10 टाइम्स ऑफ 1,20,000 निकालें, कितनी बनेंगे? सर ये अगर बनेगा 12,000 12 लाख बनेगा। नहीं, मैं नहीं समझी। देखें सिंपली आपको मैं अब एक दफ़ा ये पढ़ते हैं तो मैं आपको, मेरा ख्याल है समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चलें, कहता है कि इन सूट्स फॉर maintenance and annuities or other sum periodically according to the value of subject matter of suit। वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आपकी 12,000 रुपये जो आप लेते हैं, ठीक है। एंड सच वैल्यू शैल बी डीम टू बी 10 टाइम्स, ठीक है। सच वैल्यू टू बी 10 टाइम्स अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर। अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर। अब 1 साल के लिए आप मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। कितनी? 1 साल के लिए आप 1,00,000 मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। 1 लाख का आपने सर अगर 12,000 के हिसाब से देखा जाए 12,000 से, तो फिर ये बनता है 144। 144 को आप 10 से जरा दें। और 144 को हाँ जी, 1,44,40,000। सर ये बनता है 14,40,000। 14,40,000 एग्जैक्टली। 14,40,000 पे आपकी कोर्ट फीस बनेगी। ये आप बताएं कैसे बनी है जी? क्या सर ये फार्मूला? तो एनुअली अगर निकालते हैं तो एक एक 144 बनता है। तो अगर इसका वो 10th मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 10th करते हैं तो समथिंग लाइक देखें, वो 14,40,000 बन जाती है। हाँ, उस 14,40,000 पे हमने कोर्ट फीस देनी है। वो कैसे? कहते हैं सिंपली आप जेहन में रखें कि 1 साल में जितनी आप मेंटेनेंस क्लेम करती हैं उसका 10% पे आपने कोर्ट फीस देनी है। उसके 10 गुना 10 टाइम्स पे आपने कोर्ट फीस देनी है। उसके 10 टाइम्स पे आपने कोर्ट फीस देनी है। सर अगर 10 टाइम्स शैल बी डीम्ड टू बी 10 टाइम्स द अमाउंट क्लेम, हाँ उसको जी, 10 गुना ज्यादा बढ़ा के। हाँ जी, 10 गुना। देखें 1 लाख है ना, 1 लाख का 10 टाइम्स 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और 10 टाइम्स आप 10 टाइम्स, ठीक है, ये 10 टाइम्स है, इस पे आपका जो कोर्ट फीस लगेगी। जी ठीक है। समझ आ गई है? जी जी क्या समझ आई है? सर मतलब 1 महीने का जो है उसको सालाना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसका आंसर आता है उसका फिर 10 गुना बढ़ा के उसको फिर उस हिसाब से फिर उसकी कोर्ट फीस होगी। हाँ जी वैसे सर जी, सर इसमें लिखा हुआ है 10 टाइम द अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर। 1 ईयर, हाँ यानी जी। सर अब जी सर, अगर सर जी बात एक करें, बात। महीने का सर अगर जो सर अमाउंट है सर उसको अगर 10 से ज़रब दे, मेरे ख्याल से नहीं, मुझे तो ये वो समझ आ। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। 1 महीने मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कि 12,000 10,000 सपोज 1 महीने के लिए, तो तो उसको आपकी बात में समझ आ गई है, वो समझ आ हाँ, गई सर। हाँ जी, लेकिन बस। सर वो इस पे ये जो लिखा है ना, अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर 10 हाँ जी, टाइम्स द अमाउंट क्लेम, एक्चुअल जो अमाउंट है मंथली सर उसका 10 टाइम सर ये लिखा, तो ये समझ आता है। जो आपने समझाया सर वो भी समझ आ गया मुझे।
हाँ जी, जैसे इसे फिक्रे के हिसाब से सर मैं बात करूँ, सेंटेंस के हिसाब से, हाँ जी, 10 टाइम द अमाउंट क्लेम टू बी पेबल फॉर 1 ईयर। सर मंथली जो है सर, अगर साल में जाएंगे तो 12 उसको नहीं कंसीडर करेंगे, 10 टाइम कंसीडर करेंगे। हाँ जी। ये सर मैं कहना चाह रहा था। ठीक हो गया, समझ आ गई अब आपको? जी सर, आगे बस ये कुछ है। आगे जी आपका दूसरा जो आपके बात कर रहा है वो है आपकी फॉर द पेबल हैविंग मार्केट वैल्यू, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू। वो क्या है जी? सपोज कि आपकी कार है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब आपकी कार है, ठीक है, कार आपकी, कार के ऊपर आपकी जो कोर्ट फीस होगी वो होगी। सपोज के आपकी कार आज कार की जो मार्केट वैल्यू है आज 20 लाख है। आपके पास होंडा सिविक है, उसकी इस वक्त प्राइस जो है वो 20 लाख है। आपके पास 18 मॉडल है, उसकी प्राइस 20 लाख है। तो 20 लाख पे जो कोर्ट फीस होगी वो होगी। हेलो। जी, ठीक हो गया। कहता है इन सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, मनी के अलावा, मतलब रिकवरी के अलावा, वेयर सब्जेक्ट मैटर हैज मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू सच वैल्यू ऑफ एट द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग प्लेंट। आप आज दावा कर रहे हैं, ठीक है, रिकवरी का, कार की रिकवरी का, ठीक है, या कार की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो वो आप जो आज कार की जो कीमत होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। आज कार की कीमत 20 लाख है तो 20 लाख पे होगा। ठीक हो गया जी। शॉर्ट सर यही है ना, केस जिस वक्त केस पुट किया है उस वक्त की जो वैल्यू होगी सर उसी पे केस होगी, उस पे हाँ ही जी, फीस भरनी पड़ेगी। हाँ जी। ठीक हो गया जी। आगे जी आपका ये सेक्शन 4, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछ लेते हैं। अभी उन्होंने यही पूछा था, अभी उन्होंने यही पूछा था, सेक्शन 4 पूछा था उन्होंने कि सेक्शन 4 का उन्होंने बताया कि आप सेक्शन 4 पे जो है आपका सेक्शन 4 पे कितनी कोर्ट फीस लगती है, ये आपने गौर करनी है। अक्सर यही पूछ लेते हैं, इस पे बंदा कंफ्यूज भी होता है, इस पे बंदा जो है अड़ जाता है। ठीक हो गया। कहता है जी फॉर दी मनी मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो मार्केट वैल्यू। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है उस पे कोर्ट फीस कैसे होगी? कहता है फॉर दी मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सब्जेक्ट मैटर हैज नो मार्केट वैल्यू एज इंस्टांस इन द केस रिलेटिंग टू टाइटल। आगे वो कह रहा है कि और टू इन्फोर्स अ राइट टू शेयर इन ज्वाइंट प्रॉपर्टी। अब जो आपने कोई करना है ज्वाइंट प्रॉपर्टी पे राइट जो है वो उसको इन्फोर्स करवाना है, राइट शेयर इन्फोर्स करवाना है, तो उस पे टू इन्फोर्स द राइट शेयर इन प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे आपका कोई पार्टीशन सूट है, ठीक है, या फिर आपका कोई मतलब कोई आपकी तकसीम हुई है, घर में कोई प्रॉपर्टी तकसीम हुई है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का कोई इशू है, उसमें अपना आप राइट क्लेम करते हैं तो उस पे सर इसमें इनहेरिटेंस भी क्लेम कर सकते हैं ना, इनहेरिटेंस पे भी एप्लीकेबल है। इनहेरिटेंस पे भी मैडम अप्लीकेबल है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू आ जाता है ना कि अब इनहेरिटेंस पे आपसे कोर्ट फीस नहीं लेते, ठीक है, इनहेरिटेंस पे आपसे कोर्ट फीस नहीं लेते, पार्टीशन सूट्स पे भी आपसे कोर्ट फीस नहीं लेते। एक मेरा को कुरान पाक की भी एक तिलावत है कि वो पार्टीशन सूट पे है कि वो उस पे कोर्ट फीस नहीं लेनी, ठीक है। एनी वो भी है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कोई आपने राइट इन्फोर्स करवाना है। सपोज के कोई आपके रास्ते का इशू है, आपकी प्रॉपर्टी तकसीम हुई थी, आप उन्होंने रखा था कि ये जो ये जगह है ये 10 मरले,
या ये जो एक 20 मरले की लाइन पड़ी है, ये रास्ते के लिए है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी के रास्ते के लिए। अब एक मेंबर को उस रास्ते से रोक दिया जाता है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, वो आपका कोर्ट में आ जाएगा, और वो कोर्ट फीस लगाएगा, तो वहां पे उसको यही है कि वो बताएगा कि इस सूट की जो कि मार्केट वैल्यू नहीं है, मैं इस सूट की मार्केट वैल्यू 20 रुपए मतलब 200 रुपए रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 4 है, ये टोटल डिस्क्रिप्शन है प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ जितनी कोर्ट फीस रखेगा उतनी कोर्ट फीस होगी, ठीक है, जितनी प्लेंटिफ मुकर्रर करेगा उतनी होगी, ठीक हो गया। ये प्लेंटिफ के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जो प्लेंटिफ दायर करता है। राइट टू इन्फोर्स इन फैमिली कोर्ट, ठीक हो गया। आगे कह रहा है थर्ड में कि फॉर द डेक्लेरेटरी डिक्री विद एंड कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, जो डेक्लेरेशन सूट है उस पे भी हम जो है ना वो रखते हैं कि उस पे भी हम कोर्ट फीस नहीं देते, हम देते कहते हैं कि इस्तकरार हक का दावा है, फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस सब्जेक्ट मैटर क्लेम रिलीफ क्लेम इज वैल्यूड 200 रुपीज, 200 रुपए लिख ये देते जो हमने हैं। लिखा है सर बी में जो था सर, इस पे कोर्ट फीस नहीं होगी? नहीं होगी। Enforce the right to मैं share in joint fund property. मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे कैसे होगी कोर्ट फीस, जितनी आपका आप रखेंगे। ये डील है जो सेक्शन 4 है ना, ये सब सेक्शन 4, ठीक है, सब क्लास 4, ये इसमें मुद्दई जो है इसमें कोई मार्केट